गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं डॉक्टर स्निग्धा शर्मा आज आयुक्तालय के ज्ञान सुधा कार्यक्रम जो चलाया जा रहा है आयुक्त महोदय के मार्गदर्शन में, उसके तहत हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए इकोनॉमिक्स में मैं आपके साथ में कुछ जो कि सवाल पूछे जाते हैं बहुत महत्वपूर्ण तरीके से, उन पर हम बात करेंगे। और आज का टॉपिक है प्राइमरी सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक्स, प्राथमिक क्षेत्र। आप सभी जानते हैं कि वैसे अर्थव्यवस्था में, किसी भी अर्थव्यवस्था में 3 क्षेत्र होते हैं, 3 क्षेत्रों में बांटा जाता है। एक क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र है जो कि कृषि व कृषि से संबंधित क्षेत्र कहलाता है। दूसरा है द्वितीयक क्षेत्र जो कि निर्माण विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज से रिलेटेड होता है। और तीसरा है तृतीयक क्षेत्र जो कि सेवाएं, परिवहन, संचार, शिक्षा एवं स्वास्थ्य से संबंधित होता है। आज हम प्राथमिक क्षेत्र को लेंगे जिसमें उसकी क्या वर्तमान स्थिति है, उससे जुड़े क्या मुद्दे हैं और क्या पहल की गई है, और ये सब ही जो हम प्रयास करेंगे उस दृष्टिकोण से हम इसमें आपके साथ साझा कर रहे हैं कि आप एग्ज़ाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आप किस तरह से इनके बारे में जो सवाल पूछे जाते हैं उनके उत्तर हमें किस तरह से देने हैं। प्राथमिक क्षेत्र का अर्थव्यवस्था में महत्व हम सबसे पहले लेते हैं, और उसका महत्व इस से जानकर हमें स्पष्ट हो जाता है कि जीडीपी में इसका लगभग 16% का योगदान है। कुल सकल घरेलू उत्पाद में 16% हमको प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त होता है। दूसरे नंबर पे इसका महत्व बताते हुए वह है कि जनसंख्या का 40% जो भाग है उसको रोज़गार हमें प्राथमिक क्षेत्र से मिलता है, यानी कि 40% ऑफ पॉपुलेशन इज़ एक्चुअली डिपेंडेंट फॉर एम्प्लॉयमेंट इन प्राइमरी सेक्टर। थर्ड है विदेशी व्यापार में जो निर्यात हमारे होते हैं, एक्सपोर्ट्स होते हैं, उन टोटल एक्सपोर्ट्स में लगभग 14% हमको प्राइमरी सेक्टर से उपलब्ध होता है, प्राइमरी सेक्टर का हमारा निर्यात किया जाता है। फोर्थ है विकास दर में 3.5% की दर से इसका योगदान रहता है। 3.5% विकास दर में जो है वो योगदान एग्रीकल्चर सेक्टर या कृषि या आप प्राथमिक सेक्टर का कह सकते हैं। प्राथमिक क्षेत्र की प्रमुख गतिविधियां कौन सी रहती हैं? गतिविधियों में हम सबसे पहले ये जानकारी ले लें कि जनसंख्या जो हमारी है 70% जनसंख्या है। जनसंख्या का जो 70% भाग है वो गांवों में निवास करता है और वह कृषि का कार्य करता है। एम्प्लॉयमेंट की अगर बात करें तो वो 40% वो एम्प्लॉयमेंट देता है। 2022 तक कृषकों की आय को दुगना करने का लक्ष्य रखा गया था और उसके लिए कुछ कदम भी उठाए गए हैं जिसके बारे में हम अभी आगे बात करेंगे, क्योंकि हम इसमें प्राथमिक क्षेत्र के जो मुद्दे हैं उससे जुड़ी हुई और जो पहल है उन दोनों के बारे में बात कर रहे हैं और इसके महत्व के बारे में। अर्थव्यवस्था में कृषि की क्या भूमिका है? भूमिका को अगर हम देखें तो राष्ट्रीय आय में 1950-51 में जीडीपी का योगदान 55% था और वो अब कितना हो गया है? अभी मैंने आपसे बात करी 16% हो गया है। रोज़गार प्रदाता के रूप में अगर हम इस क्षेत्र को देखें तो 1950-51 में 75% को ये रोज़गार देता था और आज लगभग 49 या 40% के करीब चला गया है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार यानी कि भारतीय निर्यात में लगभग 14% जो है वह निर्यात हमारे प्राइमरी सेक्टर का योगदान है। फिर गरीबी निवारक के रूप में इसको देखा जाता है, भुखमरी व कुपोषण के निवारक के रूप में भी कृषि क्षेत्र को देखा जाता है। इसका महत्व है इसमें इस प्रकार की गतिविधियों का महत्व है। कृषि एवं कृषि क्षेत्र से संबद्ध क्षेत्र की क्या समस्याएं रहती हैं? सबसे बड़ी समस्या आती है आधारभूत ढांचे का पिछड़ापन, यानी कि जो इंफ्रास्ट्रक्चरल हमारा जो सारा का सारा हमारे पास में जो उपलब्ध है इंफ्रास्ट्रक्चर, जो ढांचा है आधारभूत, वह आधार हमारा पिछड़ा हुआ है, यानी रोड्स हमारी कंस्ट्रक्टेड नहीं रहती हैं, हमारे पास में ट्रांसपोर्ट के साधनों की उपलब्धता में कमी रहती है। इस प्रकार से यह आधारभूत ढांचे की बात हम कर सकते हैं। इसके अलावा भी आधारभूत ढांचे में बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो कि बेसिक वाटर यानी कि मान लीजिए कि सिंचाई से संबंधित हमारे को किसी पर्टिकुलर एरिया की बात करें तो वहाँ पर सिंचाई नहीं है। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इससे जुड़ी हुई हैं। सेकंड नंबर पे है कि आर्थिक उदारीकरण में कृषि की उपेक्षा की गई है।
कृषि को इतना महत्व नहीं दिया गया। जब हमने ओपननेस की बात करी थी, ग्लोबलाइजेशन ओपननेस की बात करी थी, तब हमने कृषि की उपेक्षा की। फिर कृषि की जीडीपी में भी कम भागीदारी इसीलिए रही और कृषि की साख की समस्या भी बनी रही, जिसमें लगभग 52% कृषक जो हैं वो ऋण बोझ के तले दबे हुए हैं, 52%। फिर कृषि विविधीकरण का अभाव है, फिर अनुसंधान का भी अभाव है, और कृषि मार्केटिंग यानी एग्रीकल्चर मार्केटिंग, कृषि विपणन में उचित कीमत न मिल पाना भी एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। फिर भूमि सुधार की बहुत आवश्यकता है, जो कि छोटे टुकड़े जो हैं वो आप देख सकते हैं कि जोतें बहुत छोटी हैं, जिसके कारण जो कृषि का जो जितना आउटपुट होना चाहिए वो उपज हो नहीं पाती है। अब भारतीय कृषि की इसके अलावा कुछ विशेषताएं हैं, जैसे कि उसमें एक बात और है कि खाद्यान्न फसलों की प्रमुखता रहती है, तकनीक का इसमें बहुत अभाव है, इसमें श्रम प्रधानता है, कृषि में उत्पादन उपभोक्ता केंद्रित है, मानसून के ऊपर निर्भर है, खेतों का आकार छोटा है, और सार्वजनिक व निजी निवेश की बहुत कमी है, और कम उत्पादन इसी कारण से इसका एक बहुत प्रमुख लक्षण है, विशेषता है कि इसका कम उत्पादन होता है। यह जानकारी के बाद अब हम कुछ टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज़ पे आते हैं और किस तरह से हम 2022 में दुगना करेंगे और ये एमएसपी क्या होता है, हम इस पर बात करेंगे। ये इससे जुड़ा हुआ मुद्दा है, कृषि से जुड़ा हुआ और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। अभी जो किसान आंदोलन भी चल रहा था वह भी एमएसपी से रिलेटेड भी है। उसमें जब 4 कानूनों के ख़िलाफ़ जो लड़ रहे हैं किसान, जिन भी कानूनों के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं, हम उन पर अभी विस्तार से व्याख्या नहीं करेंगे, लेकिन एक महत्वपूर्ण जानकारी इसमें बता दें कि जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उसको लेके ही वह डरे हुए हैं कि उन 4 कानूनों की वजह से इनके एमएसपी पर असर पड़ेगा, विपरीत असर पड़ेगा। तो क्या होता है न्यूनतम समर्थन मूल्य? न्यूनतम समर्थन मूल्य वह मूल्य होता है जिस पर सरकार किसानों को फसल खरीदने की गारंटी प्रदान करती है, और एमएसपी अनाउंस किया जाता है ताकि उनकी जो कॉस्ट्स हैं, उनकी जो लागतें हैं वो पूरी की पूरी निकल जाए। सरकार इस तरह से एक घोषणा करती है उनकी लागतों के आधार पर। अभी हम उसका पूरा कैलकुलेशन, क्योंकि आईएएस में पूछा गया है कि एमएसपी की किस प्रकार से गणना की जाती है, हम उस पर भी बात करेंगे। और अभी हम फ़िलहाल बात करते हैं कि एमएसपी जो है वह सरकार किसानों को फसल खरीद के लिए और वो खुद अनाउंस करती है, बुवाई से पूर्व घोषित करती है ताकि उनकी लागतों के ऊपर हो, उनको एक लाभ भी मिल सके और उनको प्रेरणा बनी रहे आगे से आगे एग्रीकल्चर कृषि में बने रहने के लिए। और 23 फसल और गन्ना, इसमें एमएसपी की घोषणा की जाती है। गन्ने के बारे में मैं एक बात आपको सामने स्पष्ट कर देती हूँ। इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है एफआरपी। ये जो फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस है, इसके बारे में भी कई बार पूछा जाता है आईएएस में। तो जो गन्ना है, शुगर केन है, उसमें भारत, आप लोगों को मालूम होगा कि ब्राज़ील सबसे ज़्यादा गन्ना उत्पादन करता है, सेकंड नंबर पर भारत का नाम है और थर्ड नंबर पर चाइना का नाम है। तो जब हमारा भारत जो है वो पूरे विश्व में दूसरे नंबर पे आता है गन्ना प्रोड्यूसिंग में, तो फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस के लिए हम बहुत पहले से चलें। 1966 में एक समझौते, किसानों के साथ में समझौता करके और फिर एक प्राइस अनाउंस करा गया, एक कानून निकाला गया और उसमें एफआरपी की बात करी गई। पहले उसको एसएमपी बोलते थे, फिर उसको एफआरपी किया गया, क्योंकि एसएमपी जिस प्रकार से गणना की जाती थी वो किसानों को एक्सेप्टेबल नहीं हुआ, क्योंकि उसमें वर्चुअली, उसमें मतलब वो उसमें प्रैक्टिकली उसमें वो चीज़ उनको फ़ायदे नहीं हो रहे थे। विस्तृत में हम नई जानकारी लेंगे, लेकिन एक शॉर्ट में मैं आपको बता रही हूँ कि गन्ना में फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस गन्ने में होता है और ये सारा मिलाकर के एमएसपी की घोषणा की जाती है इन क्रॉप्स में। फिर एमएसपी की घोषणा कृषि लागत एवं मूल्य आयोग यानी कि सीएसीपी की सलाह पर की जाती है। और अब मैं आपको इसके बारे में और बता दूं कि सीएसीपी जो है 1985 में नाम पड़ा है। इससे पहले सीएसीपी नहीं था, बल्कि 1965 को एपीसी की स्थापना की गई थी, जिसको कि आज बदलकर सीएसीपी के नाम से जाना जाता है।
तो ये रही एमएसपी के बारे में, और ये सभी जानकारी ये शॉर्ट में इस तरह से दी गई है ताकि आप लोग शॉर्ट में समझ के, यही पूछा जाता है, इतना ही हमको उसमें जानकारी देनी होती है। एमएसपी के उद्देश्य क्या हैं? एमएसपी का उद्देश्य स्वाभाविक तौर पर यही है कि किसी तरह किसानों के हितों की रक्षा की जाए, और क्योंकि वैश्वीकरण का युग है तो इसमें कृषकों को, जो हमारे छोटे किसान हैं वो सबसे ज़्यादा आहत होते हैं, तो उनके हितों की रक्षा, और हमारे पूरी ही मार्केट में हमारे कृषक आदि, हमारी कई फैक्ट्रीज़, कई इंडस्ट्रीज़ भी आहत होती हैं, तो कृषकों को भी आहत होते हैं वैश्वीकरण की वजह से, तो उसके लिए कृषकों की हितों की रक्षा की जाती है। कीमतों के उतार चढ़ाव के से बचाव के लिए भी एमएसपी रखा जाता है, और कृषिगत उत्पादन व निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए भी एमएसपी रखा जाता है। अब हम जानकारी लेंगे कि एमएसपी का महत्व और क्या है। कृषि उत्पादन में फसलों का मूल्य गिरने से इनको बचाना, कृषि गतिविधियों को प्रोत्साहन देना, कृषि आय बढ़ाना, कृषि उत्पादों की पूरी लागत देना, और कृषकों में निश्चिंतता बढ़ाना। मैं आपको ये चीज़ और बता दूं कि अभी वर्तमान में एमएसपी, अभी हम एमएसपी की गणना की बात कर रहे हैं, अब हम इस पे आते हैं एमएसपी की गणना, और बताते हैं कि जो ये किसान आंदोलन भी चल रहा था उसके तहत भी और उससे पहले भी एक सरकार द्वारा अनाउंस किया गया था, घोषणा की गई थी कि 1.5 टाइम्स एमएसपी अनाउंस किया जाएगा। 1.5 टाइम्स यानी कि ये इस तरह से कोशिश की गई कि यूनियन बजट द्वारा ये अनाउंस किया गया कि एमएसपी फॉर क्रॉप्स विल बी 1.5 टाइम्स देयर प्रोडक्शन कॉस्ट। इसका उद्देश्य ये था कि फार्मर्स की इनकम 2022 तक डबल कर दी जाए। अब ये बात किस हद तक इम्प्लीमेंट की गई उसमें कई प्रकार से संदेह हैं, और वो वैसा हुआ नहीं। जैसे मैंने आपको एफआरपी के संदर्भ में बताया था कि भाई वह शुगर केन में हुआ नहीं था, इस तरीके से कोई मुद्दा उठा, विवाद हुआ, और बस एक उद्देश्य है जिसके लिए ये एमएसपी का भी, एमएसपी इज़ अ टूल जिसके माध्यम से हम किसानों की जो इनकम है, जो आय है, उसको दुगना कर सकते हैं। तो एमएसपी की गणना होती कैसे है? तो कृषि लागतों को हम 3 समूह में बांट देते हैं, और ये जो है वो A2 जो होता है, A2 लागतें वो होती हैं वास्तविक, जो एक्चुअल जो लागतें होती हैं उसमें से हम माइनस कर देते हैं बीज, उर्वरक, जो एक्सपेंसेस इसके आउट ऑफ द पॉकेट होते हैं, बीज, उर्वरक, कीटनाशक, श्रम भूमि, मशीनरी का किराया आदि, ये हम माइनस कर देते हैं वास्तविक लागतों में से, उनको हम कहते हैं A2 लागतें। फिर अब A2 में हम फैमिली लेबर को यदि जोड़ दें, A2 में इस कॉस्ट में हम फैमिली लेबर को जोड़ दें तो उसको हम कहते हैं C2, तो वो हो गई C2 लागतें। तो फैमिली लेबर को जोड़कर, इसमें आप देख सकते हैं कि ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है, FL2 लिखा हुआ है, FL2 नहीं है, ये फैमिली लेबर है, और ये टाइपिंग मिस्टेक है, आप इसको देख लें। A2 प्लस FL यानी कि A2 यानी कि वह जो वास्तविक लागतों में से बीज का, उर्वरक का, कीटनाशक का, श्रम भूमि एवं मशीनरी के किराया का जो पैसा निकलता है उसको माइनस करके जो बाकी जो बचता है वो A2, और A2 में हम प्लस कर देते हैं पारिवारिक श्रम को, यानी कि आपने परिवार के सदस्यों से जो सेवाएं ली उसका एक मूल्य निकाल कर और उसमें जोड़ दिया जाता है, तब हम निकालते हैं C2। और वो C2 जो होता है वो बेसिकली A2 प्लस FL होता है, और A2 प्लस FL यानी कि C2 के लागतों के आधार पर ही MSP की घोषणा की जाती है। अब इस वक्त वर्तमान में MSP इज़ इक्वल टू C2 प्लस 50% ऑफ C2 कहा जा रहा है, और दूसरा 1.5 MSP इज इक्वल टू 1.5 A2 प्लस FL कॉस्ट कहा जा रहा है। तो एक तरीके से अभी फाइनली 1.5 MSP इज इक्वल टू 1.5 A2 प्लस FL, A2 प्लस FL ही MSP है। तो इसको हम, ये जो 1.5 टाइम्स MSP है, ये एक्चुअली कॉस्ट जो इनकी टोटल कॉस्ट्स आ रही हैं, जो उसको हमने इस तरह से गणना करा है, उसके ऊपर हम गुणा करेंगे 1.5 से, और फिर हम MSP की घोषणा, सरकार MSP की घोषणा करती है। अब हम देखेंगे कि MSP के कारण आलोचना क्या है। थोड़ा सा आई एम सॉरी, कुछ टाइपिंग मिस्टेक्स हैं इसमें। MSP की आलोचना है कि मुद्रास्फीति की प्रवृत्ति में योगदान,
यानी कि इसके कारण मुद्रास्फीति बढ़ जाती है, क्योंकि किसान का हमेशा ये दबाव रहता है कि उनको ज़्यादा प्राइसेस मिलें, उनकी कॉस्ट ज़्यादा है और उनका लाभ अधिक हो, और वो इसी प्रकार से डिमांड रखते हैं। जो सेकंड इसके कारण जब ये ज़्यादा हायर अनाउंस हो जाता है तो इससे मुद्रास्फीति की प्रवृत्ति होती है। सेकंड, अधिशेष फसल वाले राज्यों को भी लाभ हो जाता है, और दूसरा, निवेश पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ जाता है, और मूल्य प्रोत्साहन के कारण राजकोषीय दबाव पड़ जाता है। WTO के जो कृषि संबंधी समझौते हैं, एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर जो है वो का उल्लंघन हो जाता है, और भंडारण सुविधा का अभाव हो जाता है। किसानों तक, सभी छोटे किसानों तक तो पहुंच नहीं हो पाती, केवल 6% सभी किसानों तक पहुंच नहीं हो पाती, केवल 6% बड़े किसानों को ही लाभ मिल पाता है। तो आज हम इसके बारे में जो मैंने अभी आपको बताया, ये IAS में पूछा गया है। MSP की गणना भी पूछी गई है, MSP का महत्व भी पूछा गया, आलोचना भी पूछी गई है। तो हमने एकदम फोकस्ड आपको ये बताया है, और ये आज के व्याख्यान को हम यहीं समाप्त करते हैं, और नेक्स्ट में हम लोग नेक्स्ट सेक्टर लेंगे, और इसके अलावा हम WTO, IMF आदि के बारे में भी जानकारी लेंगे। धन्यवाद।